हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल सीरीज, इसका आज लेक्चर संख्या 6 है। यानी इसके पहले हम 5 लेक्चर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अपने द्वारा लिखे गए टेस्ट सीरीज के कुछ पेपर्स दिखाए थे। इसके अलावा जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 का सिलेबस, चुनौतियां और रणनीतियां एवं स्रोतों की डिस्कशन हम कर चुके थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जीएस पेपर 3 के पाठ्यक्रम, चुनौतियों, रणनीति एवं स्रोतों की चर्चा करेंगे। एक एक करके हम चीजों को देखेंगे। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हुआ हूँ और इंटरव्यू जो यूपीएससी 2019 का जो एग्जाम हुआ है उसमें इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। और दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो के जो सोर्सेज हैं वो मैंने कहाँ से लिए, कैसे इन चीज़ों को सोचा। तो देखिए, उसका पहला तरीका ये कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। और दूसरी बात, इसमें जो भी मैं सोर्सेज आपके सामने डिस्कशन करता हूँ, चाहे जीएस पेपर 1 में हो, चाहे 4 में हो, चाहे जब भी अभी जीएस पेपर 2 का भी डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये बेसिकली 10 साल के पेपर्स के एनालिसिस पे है। आप 10 वर्षों का पेपर्स उठाइए यूपीएससी का और उसको देखिए, उससे सीखिए। उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो आपको ये वीडियो देखने की फिर आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये वीडियो बस आपके सप्लीमेंट का काम करेगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार कौन से सोर्सेस पढ़ने चाहिए जो मार्केट में बताए जाते हैं, जो विभिन्न टॉपर्स बताते हैं, क्या वो सोर्सेस सही हैं, क्या उनको वाकई में फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना भी चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, उसमें क्या पढ़ने की चीज़ है, क्या काम की चीज़ नहीं है। एक एक डिटेल की जो चीज़ें हैं वो आप अगर 10 साल के पेपर्स को देख लेते हैं तो इससे आपका क्लियर हो जाता है। और उन्हीं 10 साल के पेपर्स और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन दोनों को शामिल करते हुए मैं ये वीडियोज़ आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, आज का जो बेसिकली हमारा डिस्कशन होगा उसमें मैं 10 साल के पेपर तो आपके सामने रख नहीं सकता, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। 30 से 40 मिनट, 45 मिनट में मुझे सारी चीज़ें डिस्कशन करनी होती हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, आपको जो यूपीएससी का 2019 का जो पेपर हुआ था, ये 2019 का पेपर है, इसकी जो एनालिसिस है वो आपके सामने रख के आपको दिखाऊंगा। फिर डिस्कशन करेंगे कि क्या सोर्सेज हम पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी 2019 का मेंस का पेपर है और आप देखेंगे, अगर प्रश्नों को देखेंगे तो देखिए, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, एक बार मैं आपको पाठ्यक्रम पहले दिखा देता हूं। आप एक बार ये देखिए, जो जीएस पेपर 3 का पाठ्यक्रम है, ठीक है, लाइन से स्टेप वाइज आगे चलते हैं तो डिस्कशन में आपको भी आसानी रहेगी और लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से आपको समझ में भी आएगा। तो आप देखेंगे जो सामान्य अध्ययन पेपर 3 है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, सुरक्षा, पर्यावरण एवं सुरक्षा, इन्वायरमेंट, ठीक है, यहां पर सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, सिक्योरिटी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं बात कर लेता हूं 1, 2, 3, ठीक है, यहां पे हो गया 4। ये 4 चीजें आपको बेसिकली देखनी है इस सिलेबस में। आपके 4 भागों में मैं इन सिलेबस को एक बार तोड़ देता हूं। सिलेबस को अभी हम डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। यहां पर आप समझे, जो पेपर आया है, जो यूपीएससी ने जो पेपर बनाया है, उसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, जो प्रश्न है कैसे पूछे गए सीधे सीधे कि उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, साथ ही करंट अफेयर्स का प्रश्न है सीधे सीधे कि 2000 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी कीजिए। ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जीडीपी की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रा स्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, क्या आप इस बात को मानते हैं? इसको आपको तर्क देना है। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से आप देखेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली पे प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना पे प्रश्न आया है। ये सब बेसिकली क्या है, करंट अफेयर्स में जो चीजें चर्चा में रही हैं। आप देखेंगे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया और एम.एस. स्वामीनाथन के योगदानों के भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा था, इस प्रकार का प्रश्न आया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे भारत का स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है, इस तरह का प्रश्न आया है। ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रश्न आप देखेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आया है कि पर्यावरण के समक्ष सबसे बड़े खतरे के रूप में तटीय बालू खनन, सीधे सीधे ये पूछा है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे आपदा प्रबंधन के प्रश्न हो, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो आप देखेंगे जमात इस्लामी में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, भूमि ऊपरी कार्यकर्ता यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में जो बात की गई है, उस पर प्रश्न आया है। ठीक है, यहाँ पे देखें कोर करंट अफेयर्स,
साइबर डोम परियोजना क्या है, ये बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल पूछे गए। आप एक बार पेपर को पूरा एनालिसिस करें, पेपर को आप खुद में देखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है t.me/UPSC हिंदी विद गौरव, उसमें सारी जो पीडीएफ है एनालिसिस का वो शेयर कर दूंगा आपके सामने। इस बात को आपको समझना है कि पेपर जो है, जो ये पेपर है, उसको देख के कई चीजें सामने आती हैं। मतलब आप इस साल का पेपर देखें, इसके अलावा पिछले कई साल का पेपर देखें, उस आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो पहला निष्कर्ष ये है कि सारे प्रश्न एग्जैक्ट सिलेबस से आए हैं। जैसे मैं अगर लाइन से कुछ प्रश्नों की बात करूं, 1 2 3 4 आप लाइन से सीधे देखेंगे तो देखिए, एक यहां पे देखिए सिलेबस में क्या लिखा है, समावेशी विकास और उससे उत्पन्न विषय। ठीक है, यहां पर आप एक बार पेपर में देखें प्रश्न, पेपर में यहां पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, सीधे सीधे समावेशी विकास, देखिए सीधे दिख रहा है क्या लिखा है, ये प्रश्न संख्या 11 देखिए, यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए सीधे सिलेबस, यानी समावेशी विकास से संबंधित विषय एवं समावेशी विकास, यहां पे देखिए आप सीधे सिलेबस। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे जो सिलेबस का, अगर मैं कुछ 2-3 लाइन आपको दिखाऊं जिससे आपको चीजें और ढंग से क्लियर हो, सरकारी बजट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे सरकारी बजट, इसके अलावा आप देखेंगे पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधी उद्योग, क्लियर लिखा हुआ है कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपर एवं नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, क्लियर चीजें बताई हुई हैं। यहां पर आप एक बार पेपर्स को देखिए, पेपर में देखिए क्या पूछा है, बजट वाला जो सिलेबस का हिस्सा था, देखिए अगला सीधे पूछा है, बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष किस प्रकार चुनौती है, देखिए सीधे सीधे पूछा है। ठीक है, यहां पर देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीधे सिलेबस। यहां पर देखिए सीधे क्या पूछा है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट करें, देखिए सीधे सिलेबस का प्रश्न। तो आप देखेंगे जो एनालिसिस है, एनालिसिस इस बात को कहती है, अगर आप पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस करें, जो कि मैंने आपको सीधे 2018 का एक बार दिखाया, इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि सारे प्रश्न एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है, इस बात को समझिए। जो दूसरी बात है, सारे प्रश्न करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। आप सारे प्रश्न को देखें, करंट अफेयर्स का उसमें आपको झलक दिख जाएगी। जैसे आप यहां पर अगर देखेंगे साइबर डोम परियोजना हुई, या फिर लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष चुनौती कैसे है, इसको स्पष्ट करना है। तो इसमें भी जो करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे सब्सिडी में सरकार क्या व्यय कर रही है, ठीक है, अन्य जो समस्याएं हैं, वो भी आप करंट अफेयर जो बजट 2019 का आया है, जो 2020 का आया है, उसके कुछ आंकड़ों से आप इस चीजों को, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से इस चीजों को पुष्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 13, आप देखें, अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, सीधे पूछ रहा है, यानी कौन कौन से कदम उठाए गए, तो करंट अफेयर्स। ठीक है, ये बात सीधे आप देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार छत्तीसगढ़ मॉडल लिख दे रहा हूँ, ताकि जब मुझे अगली पॉइंट समझानी हो तो आपको मैं याद से इसको समझा सकूं, छत्तीसगढ़ मॉडल। ठीक है, तो सीधे आप देखेंगे यहाँ पे सीधे पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति, तो आपने सुना होगा किसान संपदा योजना, सीधे सीधे चल रही है। तो सीधे आप देखेंगे करंट अफेयर्स बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं। जितने आप प्रश्न जितने देख लें, चाहे आप ये देखें, अगर पर्यावरण संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए, तो आपने अगर प्रीलिम्स में देखा होगा, करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का क्या है, अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे है। आप देखिए सीधे सीधे करंट अफेयर्स को उठा के यहां पर उठा के और लिख दीजिए आंसर। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, जो भी चीजें हैं बिल्कुल करंट अफेयर्स आप देखेंगे। ये देखिए, अगर मैं प्रश्न संख्या 19 की बात करूं, तो प्रश्न संख्या 19 बिल्कुल कोर करंट अफेयर्स, सीधे पूछा है, यूएपीए 1967 यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये और एनआईए एक्ट में क्या संशोधन किया गया है, उस बात पे आपको सीधे चर्चा करनी है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आप देखेंगे कोर करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बेस्ड प्रश्न है, ये दूसरा निष्कर्ष निकलता है। तीसरा जो निष्कर्ष निकलता है, समस्या क्या है प्रश्न की, जो मैं चुनौतियों की बात कर रहा था। ठीक है, मैं बात कर रहा था जीएस पेपर 3 की चुनौतियों में। ठीक है, क्योंकि आपने देखेंगे हमारा टॉपिक क्या था कि चुनौतियों पे चर्चा करनी है, रणनीति पे चर्चा करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन है। बेसिकली हम स्वात एनालिसिस कर रहे हैं अगर पेपर 3 की। ठीक है, बेसिकली यही काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रश्न को समझने मुख्य समस्या है। ठीक है, प्रश्न की मांग क्या है, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक दो प्रश्न आपके सामने एक बार रखूं, आप देखेंगे प्रश्न कैसे पूछा गया है। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। यानी बेसिकली 250 शब्दों में आपको आंसर देना है
यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको आपदा प्रबंधन का पूरा प्रक्रिया पता होगा। और मैं बात करूं यहाँ पे आप चाहें तो सीधे डायग्राम भी बना देंगे। एक चक्रीय डायग्राम होता है जिसमें आपदा पूर्व तैयारी, इसके आपदा के दौरान जो कार्य किए जाते हैं, आपदा पश्चात काम किए जाते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये भी बात इसको कही गई है। ये डायग्राम जनरली आप इस क्वेश्चन में बना देंगे, मुझे भी पता है आप ऐसा कर देंगे। बात ये नहीं है कि आपको चीजें आ नहीं रही हैं, प्रॉब्लम ये है प्रश्न की मांग कितनी क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें मुझे आंसर लिखना होगा तो मुझे सोचना यह पड़ेगा कि 250 शब्दों में बांटू कैसे। जैसे प्रश्न ये एक तो संदर्भ दे रहा है कि आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है, इसको मैं कितना लिखूं, 80 शब्द, 100 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, कितना लिखूं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। समझना और वेटेज डिसाइड करना विद इन टाइम लिमिट। तो जो मैं तीसरा पॉइंट आपसे बोला था, आप कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन उठाएं तो समस्या यही है कि समझना और वेटेज डिसाइड करना कि कहां से कितना वेटेज दें, किस तरह से उत्तर लिखें, ये है। बाकी पेपर में कुछ दिक्कत है, आप देखेंगे लगभग सारे प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है करंट अफेयर से लिंक्ड करके। यहां पे हमारी जो काम करेगी वो क्या करेगी, केवल बेसिक जानकारी। जैसे अभी आपदा प्रबंधन का ही जो प्रश्न है उसमें आप देख लीजिए, आपको यही पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन का जो प्रक्रम है वो क्या है, केवल ये, और उसका एप्लीकेशन कैसा, भूस्खलन में किस तरह से जो मानचित्रण है, जो क्षेत्रीय मानचित्रण है। जैसे आपको अगर मैं हजार्ड जोन मैपिंग की बात करूं, सीधे सीधे इंग्लिश में अगर बात करूं, हजार्ड जोन मैपिंग है जो भूस्खलन क्षेत्र में, वो किस तरह से आपदा प्रबंधन को बेहतर कर सकती है। सीधे प्रश्न की यही मांग है, यानी सीधे मांग हो रही है एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये मांग है, ये चुनौती है, आप समझ सकते हैं इसको, जो मैंने आपको पेपर्स के माध्यम से दिखाया। जो चौथी बात है, एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ना होगा, ये बात आपको समझिएगा। एनसीईआरटी अगर आप देखें, अगर मैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी ले लूं, आप सोच के एक बार चकित हो जाएंगे कि सर आप जीएस पेपर 3 में जियोग्राफी की क्यों बात कर रहे हैं। बेसिकली जियोग्राफी की जो क्लास 8 की, जो 10th की एनसीईआरटीज हैं, वो बेसिकली इन्वायरमेंट पे फोकस है। आप इस बात को देखें एक बार, ठीक है, इन्वायरमेंट पे फोकस चीजें हैं, कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं जियोग्राफीज में। हाँ, तो आपको ये बात समझनी होगी कि एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न जो पूछा है विश्वेश्वरैया और स्वामी MS स्वामीनाथन के बारे में, तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो ऐसे क्वेश्चन आप टैकल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ये प्रॉब्लम होगा। बाकी जो बेसिक है, बेसिक के लिए बाकी आपको क्या करना होगा, केवल सप्लीमेंट्री किताबें, अभी मैं डिस्कशन करूंगा सोर्सेस के बारे में तो उन चीजों को आपको बताऊंगा। बाकी आपको बहुत कुछ इस पेपर में नहीं पढ़ना है। अगर मैं सीधे एक शॉर्ट बात करूं, यहां पे अगर मैं सीधे बात करूं कि यूपीएससी का जो पेपर 3 है उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड यही है कि आपको एनसीईआरटी ढंग से करनी है, इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको बहुत ढंग से करना है। इस बात को आपको समझना होगा। दो चीज अगर आपने कर लिया तो आप समझ लिए 80% गेम आप जीत चुके हैं। अगर आपने करंट अफेयर ढंग से कर लिया है पेपर 3 के लिए, प्लस एनसीईआरटी कर ली है, तो 80% आपका काम हो गया है। ठीक है, आपका काम बस 20% बचा हुआ है, उसको मैं अभी डिस्कशन करूंगा सारी चीजों को कि वो 20% और जो इसको हम कहते हैं फिनिशिंग टच, वो किस तरह से देना है। तो इस बात को समझिएगा कि एनसीईआरटी आपको फोकस रखनी है। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, चाहे वो मैं कहूंगा इन्वायरमेंट की जो एनसीईआरटीज हैं वो हैं, जो भी चीजें हैं एनसीईआरटीज में वो आपको पढ़नी अवश्य। साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी हो बेसिक, वो आपको पढ़नी ही चाहिए। पांचवा, जो मैंने बात ऑलरेडी कह दी, इस पेपर की मांग क्या है, जीएस पेपर की 3 की डिमांड है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी की बात अगर मैं करूं सिंपल सी, तो आपको क्या मांग होनी चाहिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए। यहां पर आप देखें जो सिलेबस है बेसिक जानकारी की, जो मैं बात कर रहा हूं कि आपको क्या बेसिक जानकारी आखिर में होनी चाहिए, तो बेसिक जानकारी यही होनी चाहिए, आपको सिलेबस के कीवर्ड सारे आने चाहिए। जैसे एक ये कीवर्ड आप उठाइए, ठीक है, जैसे समावेशी विकास, तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि यार समावेशी विकास क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की डिफिनीशन क्या होगी, इससे कौन कौन से विषय उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, समावेशी विकास से कौन कौन से विषय उत्पन्न हो सकते हैं, यानी समावेशी विकास की कमियां, अगर मैं 1-2 विषय की बात करूं, कैसे विषय हैं कि समावेशी विकास में चुनौती क्या है, दूसरा सरकार क्या कर रही है समावेशी विकास के लिए, ठीक है, तीसरा समावेशी विकास का क्या प्रभाव होगा, ठीक है, चौथा क्या आप कह सकते हो उत्पन्न विषय होगा, समावेशी विकास कैसे प्राप्त किया जाए। यही तो कुछ विषय होंगे, आप ऐसे समझिए, यही कुछ विषय होंगे। ठीक है, ये बात समझिए, आपको ये चीज ध्यान देनी है, जो बेसिक मैं बात कह रहा हूं, कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। सरकारी बजट, तो आपको सरकारी बजट में क्या पता होना चाहिए कि भाई बजट कितने तरीके का होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक होता है जेंडर बजटिंग, ठीक है, जो कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जेंडर बजटिंग हुआ, इसके अलावा जीरो बजट, जो जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आपको वो चीजें इस सिलेबस से निकालनी होंगी, उससे पढ़ना होगा। जैसे आप ये बात क्लियर देखें,
जो प्रश्न है, प्रश्न में सीधे सीधे ऐसे पूछा गया है, देश में कौन सी मुख्य फसलें हैं, ठीक है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, नलकूप सिंचाई, ठीक है, इसके अलावा जो भी है आप कह सकते हैं तालाब सिंचाई, है ना, नहरों द्वारा सिंचाई, सारी चीजें, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन, उसमें विषय क्या है और बाधाएं क्या आ रही हैं इन चीजों में, ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको बस होनी चाहिए। क्लियर सी बात है और कुछ नहीं। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, प्रौद्योगिकी मिशन, इसके बारे में पढ़ना है आपको, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, क्लियर आपको बेसिक जानकारी है सिलेबस से। भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये आपको देखना है, ठीक है। बुनियादी ढांचा में क्या क्या है, ठीक है। अब बुनियादी ढांचा की अगर डिफिनीशन आए तो मैं क्या लिखूंगा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि को बुनियादी ढांचा कहते हैं। सीधे सीधे ऐसे सिंपल सा समझिएगा कि बुनियादी ढांचा अगर बात की तो आपको यह समझना होगा कि बुनियादी ढांचा कौन भारत में डिफाइन करता है, ठीक है, क्या चुनौतियां हैं बुनियादी ढांचा डिफिनीशन में। जैसे अगर मैं कुछ बात करूं सीधे जल्दी से अगर बात करूं, एनपीए की जो प्रॉब्लम है, फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, जोखिम की प्रॉब्लम है, ये समझिएगा। जब आप ये समझ लेंगे प्रॉब्लम तो लाइन से आप क्या पढ़ेंगे, अगला निवेश मॉडल, जैसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल आपने सुना होगा, बिल्ट ऑपरेट और जो टोल बीओटी मॉडल सुना होगा। तो जो भी इन्वेस्ट मॉडल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले अगर देखें सिलेबस का अगला पार्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पे इसका प्रभाव। तो बेसिकली क्या है आप देखें, अगर कैसे ये बेसिक जानकारी मैं क्या बात कर रहा हूं, तो आप देखें प्रश्न क्या आया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। अगर मैं सीधे प्रश्न उठा के उसी को देख लूं, प्रश्न सीधे सीधे आया है। एक तो ये यहां पर देखिए सीधे सीधे क्या प्रश्न आया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है। सीधे जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार किसान के जीवन मानकों को उन्नत कर सकती है। अब किसान है तो भाई किसान क्या काम कर रहा है, सीधे अगर मैं बात करूं किसान क्या काम कर रहा है, कृषि कर रहा है, दूसरा पशुपालन कर रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी दोनों में किस तरह से किसानों को समाधान कर सकती है, उसको आपको लिंक करके आंसर लिख देना है। सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप तोड़ेंगे, टुकड़ों में चीजों को तोड़ेंगे तो देखेंगे क्लियर। देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, रोजमर्रा के जीवन पे इसका प्रभाव, सीधे प्रश्न सिलेबस से उठा के पूछा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, इसीलिए प्रश्न क्या पूछा गया है, जो स्वामीनाथन एवं विश्वेश्वरैया, सीधे यहां पे देखेंगे आप प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, क्लियर बता रहा है आपको जागरूकता होनी चाहिए, यानी आपको करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। तो बेसिकली आप यहां पे समझ पाएंगे जो मैं अगला पॉइंट डिस्कशन कर रहा था, मेरे कहने का क्या मतलब था, और मैंने आज डिटेल में इन चीजों को डिस्कशन किया है। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिक जानकारी मतलब क्या, सिलेबस के कीवर्ड्स आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर विज्ञान, अगर मैं बात करूं सिलेबस में अगर एक जैव प्रौद्योगिकी नाम का कीवर्ड दिया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य क्या है। नैनो प्रौद्योगिकी दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो प्रौद्योगिकी से तात्पर्य क्या है। पेटेंट गिवन है, बौद्धिक संपदा अधिकार गिवन है, ये पता होना चाहिए कि पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्या है। तो बेसिक जानकारी आपको पता है एवं उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या, कि अगर बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी चुनौतियां क्या हैं। तो केवल आपका यही दोनों काम, मतलब बेसिक जानकारी और एप्लीकेशन, ठीक है। तो बेसिक जानकारी एवं एप्लीकेशन। तो बेसिक जानकारी कहां से आएगी, मैंने बात बता दी पहले, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स, जो थोड़ी चीजें अभी मैं और डिस्कशन करने वाला हूं, प्लस सोर्सेज जो अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। एप्लीकेशन कहां से आएगा, तो क्लियर बात है टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस, यही दोनों चीज आपको सिखा देगी कि किस तरह से जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपको काम आने, मतलब किस तरह से काम आएंगे। तो ये बात समझिएगा कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होएगा। ये बात आपको क्लियर समझनी पड़ेगी कि टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। कि ध्यान में रखना होगा कि आप टेस्ट सीरीज पेड ना ज्वाइन करें, आपकी मर्जी, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन मतलब देनी ही चाहिए। आप पेड ना ज्वाइन करें, आप फ्री वाली ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, उसके मॉडल आंसर्स को भी देखें, उससे मिलाएं। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड ही प्रश्न पूछे जा रहा है। आपने जितने प्रश्न देखे होंगे, अगर मैं एक दो प्रश्न और दिखाऊं आपको जल्दी में, हालांकि मुझे लग रहा है कि अब आप बोर हो जाएंगे ज्यादा प्रश्न देख देख के, लेकिन देखिए अगर सीधी बात अगर मैं करूं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष क्षेत्र, अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी। केवल जागरूकता संबंधित और एप्लीकेशन बेस्ड आप देखेंगे क्या लाभ पहुंचाएगी, यानी केवल एप्लीकेशन बेस्ड आप देखेंगे प्रश्न पूछे गए। तो ये बात भी हो गई। अब जो एक सातवीं बात है, स्वाट एनालिसिस में जो बात करूंगा, ठीक है, जो सातवीं बात है इंपॉर्टेंस, जो पेपर देख के निकल के आती है, कि देखिए आप इस बात को समझिए कि यार बेसिक जानकारी जो मैं बात डिस्कशन कर रहा हूं, बेसिक प्लस मैंने बेसिक के लिए मैंने बोल दिया एनसीईआरटी और कुछ सोर्सेज और बता दूंगा, अभी बताने वाला हूं, चीजों को डिस्कशन करने वाला हूं।
ठीक है, ये जो चीजें हैं एनसीईआरटी और सोर्सेस प्लस एप्लीकेशन, ये चीजें, ठीक है। लेकिन जो आप ये कहेंगे ये तो सबको पता होगी भाई, सब लोग, जितने लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने लोग प्री क्वालिफाइड हैं, इस बात को आप समझिएगा कि एनसीईआरटी सबने पढ़ी होगी। बेसिक सोर्सेज में डिस्कशन कर रहा हूं यार, ऐसा तो है नहीं कि आज मैं आपसे कुछ स्पेशल डिस्कशन कर रहा हूं। जितने लोग भी प्री दे रहे हैं, प्री क्वालिफाइड हैं, कम से कम मैं इतना मान लेता हूं कि जो 20,000 बच्चे हैं, 15,000 बच्चे जो प्री क्वालिफाइड हो रहे हैं, कम से कम उन्होंने ये बेसिक सोर्सेज और एप्लीकेशन बेस्ड पे तो काम किया ही होगा। इसमें मान ले रहा हूं थोड़ा कम किया होगा, अधिक किया होगा, ये चल सकता है। इन दोनों पे तो यार सब में बराबरी होगी। तो आप देखेंगे अगर पेपर 3 के मार्क्स पिछले कुछ सालों के, जैसे अगर मैं बात करूं 2018 में, तो 2018 में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, केवल 92 मार्क्स मुझे मिले थे पेपर 3 में, ठीक है, केवल 92 मार्क्स। इस बात को आप समझ सके, बहुत कम मार्क्स है। आप देखेंगे टॉपर्स के मार्क्स 144 है, यानी यार मेरे हैं 92, टॉपर्स के हैं 144, यानी 52 मार्क्स का गैप। क्यों, कैसे भाई? क्वेश्चन तो मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूं। अब पिछले साल मैंने लगभग 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है। यार ये क्यों डिफरेंस है? 92 और 144 का कैसा डिफरेंस है? वो बात मुझे लास्ट ईयर समझ में आई कि यार ये इनोवेशन की बात है। इनोवेशन आपको कुछ अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, जैसे ग्राफ और मैप्स का प्रयोग। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहां पे बताता हूं, आप इसका यूज करेंगे और हम डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से इसका प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे 1-2 क्वेश्चन है, जैसे ये है, आप जैसे ये प्रश्न है, तटीय बालू खनन चाहे वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का उदाहरण देते हुए हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आपको यहां पे कुछ इनोवेशन ट्राई करना होगा। इनोवेशन का मैं बात करूं तो कैसा इनोवेशन? जैसे आप चाहें यहां पर एक केस स्टडी बना के लिख दें। केस स्टडी, एक आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बस किनारे आप क्या करें, एक केस स्टडी बना दें और सिंपल एग्जांपल, आप यार गोरखपुर के आप रहने वाले हैं तो आप सिंपल बता दें, गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे अवैध बालू खनन से निम्न समस्याएं देखी जा रही हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। सरकार क्या कर रही है उससे बचाने के लिए? सरकार क्या कर रही है? ड्रोन से चेकिंग कर रही है और ये सब काम देख रही है। ये आपको देखना पड़ेगा कुछ इनोवेशन हर क्वेश्चन में। जैसे अगला मैं 1-2 और बात करूं, जैसे 1-2 क्वेश्चन की अगर और बात करूं, कुछ इनोवेशन जहां पे किया जा सकता है, जैसे यहां देखेंगे आप, समावेशी समृद्धि का आशय समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंक्लूसिवनेस प्लस सस्टेनेबिलिटी, ये बात कह रहा है। अगर आप समझे, सब लोग तो यार ये बात तो कोई एक्सप्लेन कर देगा, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिलेंगे? इस बात को समझे। अगर मैं क्या करूं यहां पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स को बना दूं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, 3 चीजों पे मिलकर बना हुआ है। अंतरपीढ़ी प्रचालनीयता, ठीक है, अंतरपीढ़ी जो भी है, अंतरपीढ़ी प्रचालनीयता इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बात कहता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। और इससे मैं चीजों को दिखा दूं, ठीक है। जैसे आप यहां पे एक प्रश्न और देखें, 1-2 चीजें मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इनोवेशन में किस प्रकार की इनोवेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखेंगे, जैसे ये प्रश्न है, आप इसको देखिए एक बार, ठीक है। ये प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए, ये प्रश्न है। अब इस परिभाषा को आप कोई भी लिखेगा कि यार जितना पर्यावरण उत्पादन करता है, ठीक है, जितना पर्यावरण उत्पादन करता है उससे अगर ज्यादा खर्चा हम कर रहे हैं तो ये पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता हो गई, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंसान ऐसे ग्राफ बना दे, ये क्या है, टाइम, ये है परिमाण, और ये दिखा दे, ये रिसोर्स है, इतना पर्यावरण के पास रिसोर्स है, इतनी क्षमता है पर्यावरण की, क्योंकि पृथ्वी एक, आप कह सकते हैं क्लोज, एक तरह से क्लोज शिप है, और ये यूज है। तो आप इसको बता सकते हैं कि ये पर्यावरणीय वहन क्षमता है। ये जो जहां पे ग्राफ कट कर रहा है, आप इस ग्राफ से बना सकते हैं। इसके अलावा अर्थ ओवरशूट डे, जो मैंने पहले बताया कि जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का अर्थ ओवरशूट डे है, आप उसको यूज करें। तो जब आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आप समझ सकते हैं जो मैं बात कह रहा हूं जिसकी, कि इनोवेशन आपको अच्छे मार्क्स दिखा सकते हैं। आप ग्राफ बनाए, मैप बनाए, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रोसेसेस के बारे में पूछ रहा है या फिर कृषि प्रसंस्करण के बारे में पूछ रहा है। सिंपल सा यार, कुछ नहीं करना है, एक इंडिया का मैप बनाना है, बता देना है कि यहां पर इंडिया में इन चीजों की बहुत संभावना है। जैसे ये आप कहें, ये बेल्ट एग्रीकल्चर बेल्ट है, बेसिकली यहां पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, यहां पर एग्री प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा संभावना। इस तरह से आप कुछ मैप बना के दिखा दे। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि आपको कुछ इनोवेशन और ग्राफ, डायग्राम, मैप का प्रयोग अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं।
इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, अब आते हैं, हमने देखिए हमने अब तक क्या क्या देख लिया, पाठ्यक्रम देख लिया। पाठ्यक्रम लगभग आप एक बार और पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आप पाठ्यक्रम ढंग से याद करेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम को देखेंगे, पाठ्यक्रम को समझेंगे और इसकी डिटेलिंग करेंगे आप खुद से। इस पे 1-2 दिन टाइम देना बिल्कुल बनता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन आराम से पाठ्यक्रम को समझें। ठीक है, अब हम डिस्कशन पे आते हैं। जब आपने ये चीजें देख ली होंगी, मैंने आपके सामने प्रूफ रख दिए कि देखिए पेपर ऐसा आ रहा है, पेपर ये आ रहा है। अब हम आते हैं कि यार हमें करना क्या चाहिए पेपर के लिए, क्या क्या पढ़ने चाहिए। जो देखिए हमारा अभी तक टॉपिक में हमारा क्या क्या हो गया, हमने चुनौतियां देख ली, पाठ्यक्रम देख लिया। चुनौतियों में क्या चुनौती देखी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, 92 वर्सेस 144 मार्क्स, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, जो अगर मैं चुनौती की एक शब्दों में बात करूं, यह सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती जो मैंने बात की, प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट में एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूं, प्रश्न में समझ की कमी होती है। ये तो 2 प्रमुख चुनौतियां। और तीसरी चुनौती क्या है कि उत्तर अटेम्प्ट हो जाए 3 घंटे में। ठीक है, ये चुनौती है। रणनीति एवं स्रोत क्या होंगे, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारा लेक्चर खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए रणनीति नंबर 1 जो मैंने हमेशा बात की, 499 टॉपिक हर जीएस पेपर के लिए आपको तैयार करने हैं कम से कम। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो बेस्ट रणनीति है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। 499 टॉपिक्स आएंगे कहां से, तो आने वाले हैं, मैं अगर एक लाइन में बात कहूं तो 499 टॉपिक आएंगे आपके करंट अफेयर से प्लस टेस्ट सीरीज से, नथिंग इज। ठीक है, इसमें आप चाहें तो आपने जो प्री के दौरान टेस्ट सीरीज के जो नोट्स बनाए हैं उसको शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 499 टॉपिक हो जाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 499 टॉपिक्स आपको बनाने हैं। अच्छा, पहले पॉइंट, पाठ्यक्रम बिल्कुल रटना है और इसका यूज करना है। ठीक है, आपको पाठ्यक्रम बिल्कुल रटना है, एक बात समझिएगा, ढंग से आपको पाठ्यक्रम रटना है। अगर मैं बात करूं 1-2 चीजों की, जैसे आप यहां पे देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर मुझे पाठ्यक्रम पता है, ठीक है, जैसे यहां पे मुझे पाठ्यक्रम पता है, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये मुझे पता है। ठीक है, ये देखिएगा लाइंस है ना, डिजास्टर एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, मुझे ये बात भी पता है। ठीक है, अब आप समझिएगा मैं पेपर में कैसे यूज करूंगा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो यहां पर देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, नदी, आप यहां देखेंगे रेतों के बारे में पूछ रहा था, क्या है, चाहे कहीं पे प्रश्न आया था खनन कैसा भी हो। ठीक है, एक प्रश्न आया होगा, हाँ ये है ना, तटीय बालू का जो खनन है अवैध, पर्यावरण के समझ सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को आप समझिए। आखिर में आप जब निष्कर्ष देंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप बताएंगे ना कि भाई इंडिया के ग्रोथ के लिए तटीय खनन भी अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। सस्टेनेबल खनन हो तो जरूरी है करना भाई, ऐसे तो बिना खनन के तो हमारा विकास भी रुक सकता है, क्योंकि घर बनाने की एक प्रमुख सामग्री है रेत। कैसे हो सस्टेनेबल खनन, तो मैं अगर बात कर दूं कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस की जाए पहले, उसके बाद खनन की जाए, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल समझाया। आप अगर कहेंगे, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको आवश्यकता है, तो मैं पूरा पेपर एक बार, मतलब मैं पूरा, उसमें यही है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा और मैं चाहता नहीं हूं कि लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं प्रॉपर एक एक चीज की, देखिए यहाँ पे सिलेबस ऐसे लिंक करना है, सिलेबस को ऐसे यूज करते हैं, सिलेबस को ऐसे यूज कर सकते हैं। आंसर जो पेपर 3 है इसके डिस्कशन के माध्यम से भी आपको समझा सकता हूं। तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया कि आपको ऐसे सिलेबस का यूज करना है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम बिल्कुल रटना है, इसका यूज करना है। ठीक है, ये यूज सीखेंगे कहां से भाई, रात में ब्रह्मा जी आके आपको तो ज्ञान देने वाले नहीं है, तो सीखेंगे कहां से, सीखेंगे आप कहीं से नहीं, टेस्ट सीरीज से सीखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो आपको सोर्सेज देखना है, 10 वर्षों के पेपर और उनका मॉडल उत्तर, साथ ही टॉपर्स की कॉपी। मैं ये हर बार बोलता हूं, जैसे मुझे जब कैसे पता चला कि यार मेरे 92 आए हैं और टॉपर के 144 आए, तो मेरे और उसके आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है। मैंने कॉपी देखी, उठाया मैंने, कनिष्क कटारिया की कॉपी डाउनलोड कीजिए, अक्षत जैन की कॉपी डाउनलोड कीजिए, देखिए 144 मार्क्स किसके आए हैं, देखिए वो क्या करते हैं, कैसे आंसर लिखते हैं कि उनके 144 मार्क्स आते हैं और हमारे कितने रह जाते हैं भाई, 90-92 फेल, यहीं लटक जाते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे समझ में आएगी, जब आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे। ठीक है, 10 वर्षों के पेपर देखेंगे और उनका मॉडल उत्तर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, किन चीजों से बिल्कुल बच जाना है, और ये चीजें मैं देख के ही आपको समझा रहा हूं। अच्छा, ये मॉडल आंसर कहीं और है नहीं। अच्छा, विजन की चर्चा आप देख सकते हैं, और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं 10 साल के पेपर कोशिश करूंगा कि 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के वीडियोस बना के कई पार्ट में डिस्कशन करने का। अब मैं बात करता हूं, देखिए सिलेबस क्या है, 4 भागों में है, मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट,
सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट मैंने बांट दिए हैं पेपर को। अब देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स फुल फोकस, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, करंट अफेयर्स खूब पढ़ना है, जम के करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है ये बड़ी बात होती है, तो मैं एक बार कॉमन लेके बता दे रहा हूँ सबके लिए। करंट अफेयर्स आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर देखिए, क्या तो आप विजन के मेंस 365 से पढ़ लें, बहुत परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल टूटा हुआ होता है सिलेबस के हिसाब से और परफेक्टली ऑर्गेनाइज होता है। अगर आप उठाएंगे विजन मेंस 365 और शुरू का पार्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे, आप क्लियर जो सिलेबस के पॉइंट्स है ना, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योग, भारत में भूमि सुधार, ठीक है, यहाँ पे जो समावेशी विकास इससे उत्पन्न मुद्दे, अर्थव्यवस्था में योजना, जो भी पॉइंट है, यहाँ पे बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल, ये सारे पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं जो बना के, जो इंडेक्सिंग करके वहां पे डिस्कशन होता है विजन में। विजन का जो मेंस 365 होता है तो वहां पे काफी अच्छे से ये चीजें दी हुई हैं। तो मैं कॉमन लेके बता दूं कि आप ये करें या मंथली मैगजीन करें, उसमें भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम होती है। ये दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @UPSC हिंदी विद गौरव से मिल जाएंगे। जो ये बात है, इसके अलावा आप क्या करें, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट का यूज करिए, ठीक है, मेंस 365 ऑलरेडी हो चुका है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट, अच्छा बेसिक के लिए भी काम आ सकती है। जैसे दृष्टि आईएएस की आप वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे पेपर 3 ओपन करें, पेपर 3 में काफी चीजें वहां पे दे रखी हैं। जैसे मैं बात करूं टू द पॉइंट करके एक उनका मतलब चलता है, उसको देखिए, आप उसको एक बार सीख सकते हैं, टू द पॉइंट। इसके अलावा काफी चीजें, कीवर्ड सीधे सीधे डिफाइंड है, ठीक है, प्रश्नों की प्रैक्टिस है, उन चीजों को सॉल्व करें। तो ये वेबसाइट काफी अच्छी है करंट अफेयर्स और इसकी तैयारी के लिए। तो ये 2 चीज आपको करंट अफेयर्स के लिए हर जगह करनी है, मतलब चाहे इन्वायरमेंट हो, सिक्योरिटी हो। इवन दृष्टि की वेबसाइट पे ये खास बात है कि अगर आप इन्वायरमेंट ऊपर टैग में दिया होता है, इन्वायरमेंट है ना, ऐसे दिया होता है, और आप इस पे क्लिक कर देंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने प्रश्न और जितने करंट अफेयर्स चर्चा में रहे वो सब इकट्ठे एक जगह आ जाता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी वहां पे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है इस मामले में, है ना। मैं किसी कोचिंग की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि रियलिटी क्या है, देखने में आपको क्या चीजें मिल जाती है। जो यार सीधी बात है, मेरा तो ये मानना है हमारा जिसमें फायदा उसको यूज करना चाहिए, ठीक है, किसी से दुश्मनी थोड़ी ना हमारी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैंने करंट अफेयर्स आपको बता दिया कि आपको करंट अफेयर्स के लिए करना है। सेकेंड ARC आप देख सकते हैं, सेकेंड ARC में कुछ चीजें बताई गई हैं, ठीक है, उसको देखें। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड भूमि सुधार भारत में कैसे हुआ, भूमि सुधार लागू कैसे हुआ, उन चीजों की कहीं कहीं चर्चा केस स्टडीज के माध्यम से, ठीक है, वहां पे की गई है, उसको देखिए। तीसरा जो करंट अफेयर्स के लिए बेसिक चीजों के लिए है, तो कुमार अमित सर के नोट्स आप देख सकते हैं, चाहे DIS की वेबसाइट पे डाउनलोड कर लें, या फिर अगर मुझे मिल जाए तो अगर मुझे कहीं से मिल गई तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। उसमें भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद ने 2015-16 में इस नोट्स को पढ़ा था, ठीक है। मैंने शुरुआत में ही, मतलब जब UPSC की तैयारी शुरू की थी तो उसी समय मैंने सबसे पहले यही काम किया था कि सोचा कि चलो कहीं नोट्स पढ़ते हैं, तो मैंने ये काम सबसे पहले किया था। इस बात को समझिएगा, उसमें भी सर ने लगभग अच्छे तरीके से निवेश मॉडल में क्या क्या होता है, हैम, BOT कितने तरीके का होता है, इन चीज़ों को उसमें भी उन्होंने डिस्कशन काफ़ी अच्छे से किया है। तो आप चाहें तो वो चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं, बेसिक के लिए वो भी एक अच्छा सोर्स है। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैं बात करूं तो इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ और नहीं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको कुमार अमित सर के नोट्स नहीं मिल रहा है, तो आप दृष्टि के नोट्स ले लें, मतलब दृष्टि के नोट्स नहीं, सॉरी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं दृष्टि का क्लासरूम नोट्स नहीं, मैं सिंपल ये कह रहा हूं दृष्टि की बुक आती है जो इकोनॉमिक्स की, वो ले लें, ठीक है। फोकस करके एक बुक आती है, वो चाहें तो खरीद लें बस, क्योंकि मैंने आप देखा होगा, आपने अगर प्रीलिम्स के वीडियोस देखे होंगे जो मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे बनाए थे, बुक सोर्सेस से बनाए थे, उसमें मैंने वीडियो के बीच में ओपन करके भी दिखाया था कि दृष्टि की इकोनॉमिक्स की ऐसी बुक है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा चाहे तो मतलब ये या विजन के क्लासरूम मटेरियल जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप किसी एक को, तो मेरे कहने का कुल मतलब ये है, देखिए आप इस बात को अब फिर से समझ लें, मैं समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। या तो ये अमित सर के नोट्स, या तो दृष्टि, या तो विजन क्लासरूम मटेरियल, कोई एक आपको पढ़ना है, न कि सारा। अच्छा, कोई एक भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। मैं हर बार कहता हूं ये चीज आपको केवल सप्लीमेंट की तरह पे यूज होंगी, केवल आपको देखना है NCERT प्लस सिलेबस में जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप इस बुक से देखें, इन चीजों से वो चीज खोजें। सिंपल सी बात है, आपको खोज के पढ़ना होगा, आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी, सेलेक्टिव स्टडी पे फोकस करना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। चौथी बात, बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट के लिए जो सिलेबस का दूसरा हिस्सा है वो क्या करना है, तो मैं कहूंगा करंट अफेयर्स ओनली। करंट अफेयर्स सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बता दिया, विजन मेंस 365 या फिर दृष्टि आईएएस की वेबसाइट।
प्री के आपने टेस्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपने मान लीजिए बनाए हैं प्री के नोट्स, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ लें, ठीक है। जो जैसे प्रीलिम्स आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इन्वायरमेंट के अलग से नोट्स बनाए थे, ठीक है, टेस्ट दिया इन्वायरमेंट का पार्ट टेस्ट, उसके नोट्स बना लिए। तो ये बनाए हैं, उसमें जो वेरियस योजनाएं आती हैं, जो वेरियस जो संस्थाएं चर्चा में रही हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा विजन क्लासरूम का मटेरियल या दृष्टि आईएएस की बुक में से कोई एक चीज, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स का नोट्स नहीं बनाया है तो आप विजन क्लासरूम मटेरियल या दृष्टि की बुक केवल कोई एक पढ़िए जो न्यूज में हो, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूं, समझाने का ये मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है, विजन क्लासरूम मटेरियल मान लीजिए आपने डाउनलोड किया, यूपीएससी हिंदी विद गौरव से आपने डाउनलोड किया इसको। अब पूरा ऐसा नहीं है कि आपको लेके पढ़ने बैठ जाना है। क्या पढ़ना है? केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो न्यूज में रहे। उदाहरण के तौर पे वर्तमान में आप देखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क काफी चर्चा में रहा है, जो कि आपदा प्रबंधन पे है, तो इसको देखें वहां से उठा के, टू द पॉइंट। नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल हमेशा सीबीडी से रिलेटेड चर्चा में रहते हैं। सीएमएस, भारत में मीटिंग हुई है, ठीक है, कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। मैंने कुछ एग्जांपल से बताया, जो चीज न्यूज में रहती है उसको आप देखें। अच्छा, तो इसके लिए जो चीज न्यूज में रहती है वो देखने के लिए आप विजन क्लासरूम के मटेरियल आपने उठाई या दृष्टि की बुक उठाई, वेरी गुड, कोई भी आप पढ़ लें। आपको और आलसपना है, आपको और नहीं पढ़ना है, आप मेरे जैसे हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं इन चीज़ों को एकदम नहीं फॉलो करता हूं, ना मेरे पास टाइम होता है। मैं सीधे क्या करता हूं, मेंस 365 उठाता हूं, ठीक है, उसमें देख लेता हूं जनरली दिया होता है। मान लीजिए नहीं दिया तो मैं क्या करता हूं, गूगल सर्च कर लेता हूं। भाई सीधे बात है ना, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है सिलेबस में, आप सिलेबस आपके सामने यहाँ पे, मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोई भी पॉइंट, विकास एवं अनुप्रयोग जो भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एफर्ट्स इन एवरीडे लाइफ, इसके आगे फॉर यूपीएससी लिख के इन हिंदी गूगल सर्च मार दूंगा तो आपको पता है गूगल बाबा सबके बाबा हैं, सीधे सीधे प्रकट कर देंगे, है ना। तो ये चीज मैं यूज करता हूं, आप चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये बात समझिएगा। टेक्नोलॉजी के लिए जो सिलेबस का तीसरा हिस्सा है, मैं कहूंगा सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़िए, नथिंग एल्स, सिर्फ करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है। इसके अलावा मैं मार्केट में कोई बुक काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, मैं बिल्कुल मना करूंगा, सख्ती से मना करूंगा, कोई किताबें मत पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने ऑलरेडी बता दी हैं कुछ किताबें, प्रीलिम्स की आप तैयारी कर चुके हैं तो आपके लिए वो बहुत बहुत काफी है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत साइंस टेक्नोलॉजी की नहीं है, केवल एप्लीकेशन पार्ट पे है। छठवां, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सेकेंड ARC की रिपोर्ट आप देखेंगे, वहां पे दो है, एक है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा है क्राइसिस मैनेजमेंट। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, सेकेंड ARC कैसे पढ़ें, उस वीडियो को आप देखें, उससे समझें कि सेकेंड ARC में क्या क्या पढ़ना है। और केवल आपको सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए केवल सेकेंड ARC पढ़ना है और करंट अफेयर्स ओनली, ठीक है। करंट अफेयर्स ओनली में आपको क्या करना है, अगर मैं बात कहूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अच्छे नोट्स हो जाएं, आप ये चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो देखिए एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं, और ये हर चीज के लिए अप्लाई है, ये शॉर्टकट है, हर चीज के लिए बढ़िया तरीका है। कुछ नहीं करना है, दृष्टि की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और जो मैंने कहा कि टैग दिए होते हैं ऊपर, टैग पे क्लिक करिए। आप क्या क्लिक करेंगे, यहां पे सिंपल जो ये चीज है सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टैग पे क्लिक कीजिए। वहां पे देखिए आपके सामने 40-50 टॉपिक्स आ जाएंगे, कुछ नहीं करना है, वही 40-50 टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हो गया आपका करंट अफेयर्स और बेसिक सब कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज इसमें आ जाएगी। ध्यान दें, इसमें हर चीज कंप्लीट हो जाती है, हर चीज कवर हो जाती है। यार 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, तो यार इससे ज्यादा यूपीएससी के पास भी चांसेस नहीं, कहां से पूछेगा, सिलेबस से ऑलरेडी परेशान हो चुकी है यूपीएससी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा हूं, लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यूज करना है ना। तो मैंने ये बताया। अब जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, देखिए मैंने सोर्सेज लगभग डिस्कशन कर लिए, सोर्सेज मैंने सारे आपको बता दिए। अब सोर्सेज तो पढ़ लिया आपने, अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन के लिए एक तो यूपीएससी हिंदी विद गौरव पे हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें जो मैंने बात बताई कि 92 से 144 कैसे गैप कम किया जाए, मान लीजिए मेरे 144 नहीं आए हों तो हो सकता है मेरे 125 आए हों, तो आखिर में फिर भी तो थोड़ा गैप कम हो रहा है। जितने भी आए हों, मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं अपने बारे में, जितने भी आए हों कुछ तो गैप कम किया होगा मैंने, तभी आखिर में इस बार इंटरव्यू पे गया हूं। तो ये गैप कम करने के लिए जो इनोवेशंस जो मैंने बात की, कुछ ग्राफ्स की, कुछ डायग्राम की, कुछ केस स्टडीज की, वो आप इस चैनल से सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं, वो आप इससे सीख सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 8वीं बात है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप अवश्य ज्वाइन करें, मन करे चेक वाली ज्वाइन करें मत करें, आपको जो भी मार्केट में फ्री मिल रही है आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है।
तो अगर मैं ओवरऑल जितनी चीज़ें मैंने अब तक डिस्कशन की, अगर मैं उसको एक समराइज कर दूं ताकि आपको आखिरी में जाते जाते लेक्चर जो लोग सुन रहे हो पूरा, जो लोग धैर्य के साथ पूरा लेक्चर सुनते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि सारे लोग धैर्य के साथ पूरा लेक्चर सुनते नहीं हैं, तो अगर मैं शॉर्टकट में समराइज करूं, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी है, इस पर फोकस रहेगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट होता है शॉर्ट नोट्स बनाना है, दूसरा पॉइंट होता है मैगजीन करंट अफेयर्स बेस्ड तैयारी करनी है, यानी अगर मैं बात करूं मेंस 365 पढ़ लेना है या फिर दृष्टि की वेबसाइट पढ़ लेनी है, इस बेसिस पे तैयारी करनी है। एनालिसिस करना है, टेस्ट दीजिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए कि टेस्ट में नंबर क्यों कम आए, क्या पॉइंट्स रह गए, कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके मॉडल आंसर से एनालिसिस करेंगे कि यार मॉडल आंसर में इतने एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने क्यों ये चीज नहीं सोची। ठीक है, तो ये और रिवीजन, जितने आपने शॉर्ट नोट्स बनाए बार बार इसको रिवीजन करिए। इस आधार पर हमारी स्ट्रेटजी बेसिकली है। स्ट्रेटजी के सोर्सेज यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है, सोर्सेज का जो बेस है वो एनसीईआरटी और सिलेबस बना देता है। बेस के ऊपर जो दीवारें हैं वो करंट अफेयर्स, मैगजीन और जो अन्य सप्लीमेंट्स मैंने कुछ चर्चा की, जैसे मैंने बताया कि क्लासरूम मटेरियल्स आप पढ़ सकते हैं सप्लीमेंट के लिए ओनली, तो वो चीजें मैंने बताई। इसके अलावा जो आपको यूपीएससी, देखिए यहाँ पे यूपीएससी है और ये रास्ता है और ये गैप मैं भरते जा रहा हूं। देखिए यूपीएससी का रास्ता है, ये गैप मैं भरते जा रहा हूं। तो आप देखेंगे मैंने पहला गैप भर दिया एनसीईआरटी सिलेबस से, दूसरा गैप भर दिया करंट अफेयर्स, मैगजीन, सप्लीमेंट से, सोर्सेस हो गए। एप्लीकेशन पार्ट तीसरा है और एप्लीकेशन पार्ट ही आपको यूपीएससी तक पहुंचाएगा। और वो एप्लीकेशन पार्ट कहां पे आएगा? टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, जो मैंने बात की थी, संघर्ष। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो तैयारी और संघर्ष की जो गांधी जी की रणनीति थी, यानी टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, टेस्ट, ये वाली जो हमारी भी रणनीति होगी गांधी जी के समान, वही आपका फाइनली सिलेक्शन कराएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सुन के सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रॉपर स्वाट एनालिसिस आप देख चुके होंगे, पेपर्स का आपने डिस्कशन समझा होगा। आप अपने डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और लिखें, ठीक है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा, आपको मन करेगा तो आप ये भी बताएं तो मैं पिछले साल के कुछ पेपर्स के भी डिस्कशन करूंगा इनोवेटिव आंसर्स के माध्यम से। तो आप अपने सुझाव अवश्य नीचे कमेंट सेक्शन में दें, उसका हमेशा स्वागत होता है। और इसे सब्सक्राइब और शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।